नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूपीपीसीएस प्री 2023 में भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित कुल मिलाकर 13 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से आज हम लोग यहां पर 6 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और अगले 7 प्रश्नों को कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2023 में आए थे, इन 2 वीडियोज में कवर हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि खरीदादार कौन था। ऑप्शन ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, बी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, सी, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या फिर ऑप्शन डी, परगना का प्रमुख अफसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, खरीदादार मध्यकालीन भारत में फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में खरीदादार के कार्यालय के बारे में काफी विस्तृत चर्चा की है और उसमें लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान खरीदादार का जो कार्यालय हुआ करता था काफी व्यस्त रहता था। यहां पर प्रतिदिन 100 से 200 पत्र आते थे जिन्हें आगे भेजा जाता था। शासन के विभिन्न अंगों के बीच पत्राचार का माध्यम खरीदादार का कार्यालय हुआ करता था। यहीं से ही सारे फरमान दूसरे विभागों तक भेजे जाते थे। बात करते हैं यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछे गए भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित दूसरे प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए, मांडा, बी, राखीगढ़ी, सी, आलमगीरपुर, या फिर डी, हड़प्पा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। यहां आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इसी प्रकार जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसी प्रकार आलमगीरपुर, जिसे यूपीपीएससी 2023 के प्री में पूछा गया, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी स्थल की अगर बात करें तो यह सुतका गेंडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो इन चारों स्थलों को आप लोग याद रखिएगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर यहां से पूछा जाता है। इस बार आलमगीरपुर के बारे में पूछा है, अगली बार मांडा, सुतका गेंडोर, दैमाबाद के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये नदियां भी याद रखिएगा कि ये किस किस नदी के किनारे स्थल अवस्थित थे। तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी वर्तमान स्थिति दी हुई है। हमें मिलान करना था कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में अवस्थित है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं नेवासा की। तो नेवासा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ईसमपुर की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में अवस्थित है। डीडवाना पुरातात्विक स्थल राजस्थान से संबंधित है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गुडियाम गुफा की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा की गई थी और यह गुफा अपने रॉक शेल्टर्स के लिए जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो अपने प्राकृतिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से तमिलनाडु की गुडियाम गुफाएं भी हैं जहां पर आदि मानव निवास करते थे। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुई एवं विकसित हुई। ऑप्शन ए, अकबर, बी, शाहजहां, सी, मोहम्मद शाह, या फिर डी, जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के दरबार में टप्पा शैली काफी परिष्कृत हुई और एक नए रूप में विकसित हुई। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि टप्पा शैली से संबंधित अवध के नवाबों का योगदान काफी सराहनीय है। संगीत की टप्पा शैली का नाम जब भी आए तो हमें मियां गुलाम नबी सोरी का नाम याद रखना है। मियां गुलाम नबी सोरी अवध के नवाब आसफुद्दौला के दरबार से संबंधित थे और इन्होंने संगीत की टप्पा शैली के विकास में काफी योगदान दिया। तो हमें 2 नवाबों का नाम याद रखना है या 2 शासकों का नाम याद रखना है। एक मोहम्मद शाह, जिनके समय में टप्पा शैली काफी परिष्कृत और विकसित हुई और इसके विकास में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने भी काफी योगदान दिया, जिनके दरबारी कवि मियां गुलाम नबी सोरी थे। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस 1611 में नहीं 1609 में
आगरा आया था और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि ये 1611 में चला गया था भारत से। तो 1609 से 1611 तक ये जहांगीर के दरबार में रहा और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर भी तुर्की भाषा जानता था और दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी इसी भाषा के जरिए होती थी। तो अगर इसके सही विकल्प का हम लोग चुनाव करें तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, केवल 2। कैप्टन हॉकिंस के बारे में ये केवल दूसरा सेंटेंस ही सही है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। हा से ही हेक्टर और हा से ही हॉकिंस, ये आप याद रखिएगा। और ये 1607 में ब्रिटेन से जेम्स वन के दूत के रूप में चला था और 1609 में ये सूरत पहुंचा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे कैप्टन हॉकिंस से संबंधित जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इसका जो सही जवाब होगा विदेशियों के आक्रमण से संबंधित जो भारत पर उन्होंने किया, तो सबसे पहले यूनानी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, इनके बाद शक लोगों ने आक्रमण किया और फिर कुषाण लोगों ने आक्रमण किया। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कुषाणों से पहले भारत पर पार्थियनों ने भी आक्रमण किया। तो ये आप याद रखिएगा, पार्थियन शक के बाद आते हैं। इन्होंने शक के बाद भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद फिर कुषाण आए। तो आपको इन 4 विदेशी आक्रमणों को याद रखना है जो प्राचीन भारत पर हुए। सबसे पहले यूनानी लोगों ने आक्रमण किया, फिर शक लोगों ने आक्रमण किया, फिर पार्थियन लोगों ने आक्रमण किया और फिर कुषाण लोगों ने आक्रमण किया। यह प्रश्न यूपीपीसीएस द्वारा 2023 के प्री में पूछा गया था। आज के आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव और माधवराव फर्स्ट। तो सबसे पहले जो कार्यकाल था वो था बालाजी विश्वनाथ का, फिर बाजीराव का शासनकाल आया, उसके बाद माधवराव और फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा नारायण राव। यहां पर इन पेशवाओं का शासनकाल देख लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आता है जो कि 1720 से 1740 तक शासन करता है। इसके बाद बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761 तक था। महादेव राव प्रथम के शासनकाल की अगर बात करें तो ये 1761 से 1772 तक था और नारायण राव का शासनकाल 1772 से 1773 तक था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्हें यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया था। कल फिर मिलते हैं इसी सीरीज में। हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2023 के अन्य क्वेश्चंस जिन्हें पूछा गया था। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं। और हाँ, चैनल अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।